नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन होती है, वर्तमान समय तक कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आई है। जैसे जैसे है टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया, वैसे वैसे है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन आया है और उन परिवर्तन को अपन वन बाय वन अलग अलग जनरेशन में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, कंप्यूटर का आगमन है वो 16वीं शताब्दी का समय था जब कंप्यूटर का विकास हुआ था। तब है काफी सारे इसमें क्या किए गए थे, बदलाव किए गए थे। जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, साइज एंड प्राइस के मामले में लगातार है वो परिवर्तन किए गए थे। अब जैसे जैसे ये परिवर्तन हुआ था, अब देखिए जैसे जैसे है मानव के सामने काफी सारी जटिल समस्या का आगमन हुआ, वैसे वैसे कंप्यूटर में भी हमें क्या है, काफी सारे बदलाव देखने को मिले। वर्तमान समय पर कंप्यूटर पर कार्य करना बहुत ही इजी हो गया है। वर्तमान समय के कंप्यूटर होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, काफी स्पीडली कार्य करते हैं और इनकी लागत भी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये कंप्यूटर छोटे होने की वजह से क्या होता है, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लेके जा सकते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से इस फोटो से हमें यह समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से मानव का विकास हुआ था, वैसे वैसे कंप्यूटर तकनीक में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी क्या हुआ था, कंप्यूटर का विकास हुआ है। अब देखिएगा, 1000 वर्ष पूर्व गणना करने के लिए एक उपकरण था, इसका प्रयोग किया जाता था। इस उपकरण का नाम है अबेकस। इसका क्या नाम है, अबेकस। इस अबेकस का प्रयोग किया जाता था गणना करने के लिए। और यहाँ पे बता रखा है कि देखिए, पहला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका नाम था एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये एनिएक हमारा है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब देखिए, कंप्यूटर में समय समय पर काफी सारे बदलाव किए गए। इन बदलावों को हम इस कंप्यूटर की पीढ़ी के अनुसार डिवाइडेड करके आसानी से हम पढ़ेंगे कि है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या विकास हुआ था, दूसरी पीढ़ी में क्या विकास हुआ था, तीसरी पीढ़ी में क्या विकास हुआ था, चौथी पीढ़ी में क्या विकास हुआ था और पांचवी पीढ़ी में क्या विकास हुआ है। चलिए, यहाँ पे देखिए बता रखा है आपको कि पहली पीढ़ी है वो 1940 से लेके 1956 के बीच थी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 1940 से लेके 56 तक है, आपके सामने जितने भी सारी पीढ़ी के सामने जो ईयर शो कर रखे हैं, ये ईयर्स जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे उन सारे बुक्स में हो सकता है किसी में 1940 से 55 लिखा हुआ हो, किसी में सेकंड पीढ़ी का 1955 से 1965 लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी भी एग्जाम में इनकी पहली पीढ़ी है उसका ईयर नहीं पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की। तो देखिएगा, कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन था इसके अंदर है, इसका प्रयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ये कंप्यूटर है काफी भारी होते थे, आकार में भी क्या होते थे, बहुत ही बड़े। देखिएगा, ये कंप्यूटर कैसे होते थे, बहुत ही बड़े होते थे। इसलिए क्या होता था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली जो हमारे घरों में बल्ब होते हैं या फिर जो ट्यूबलाइट होती है उस ट्यूबलाइट के जैसे दिखते हैं। अब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता तो कई बार ये समस्या आती थी कि काफी सारी वैक्यूम ट्यूब लगी होती, कोई वैक्यूम ट्यूब है वो फ्यूज भी हो जाता था। अब यूजर के द्वारा अगर कोई डेटा भेजा जा रहा है और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता, तो उस तकनीक में अगर आपका वैक्यूम ट्यूब है वो खराब होता तो यूजर है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि उसने जो इनपुट भेजा है या फिर उसने जो डेटा दिया है कंप्यूटर को वो गलत है या सही। क्योंकि अगर काफी सारे आपके वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, कौन सी ट्यूब कब फ्यूज हो जाती थी ये आसानी से पता नहीं चलता था। इसलिए कहा जाता है कि ये कंप्यूटर है वो विश्वसनीय नहीं होते थे। इस प्रकार के कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना भी क्या होता था, काफी कठिन होता था, क्योंकि ये कंप्यूटर होते थे वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग को सपोर्टेड नहीं करते थे। इन कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग
में जो भाषा यूज होती थी, जो लैंग्वेज यूज होती थी, उस लैंग्वेज का नाम था मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज है वो हर इंसान आसानी से नहीं पढ़ सकता था, नहीं समझ सकता था, इसलिए इन कंप्यूटर को चलाने के लिए या फिर इन कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आम आदमी है वह इस पर कार्य नहीं कर सकता था। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर का प्रयोग है गणना करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को कंट्रोल करने के उद्देश्य से इस कंप्यूटर को बनाया गया था। ये कंप्यूटर क्या है, बहुत ही भारी होते थे और ये कंप्यूटर बहुत ही बड़े होते थे। इनके लिए हमें एक पूरे बड़े कमरे जितनी स्पेस की आवश्यकता होती थी और ये कंप्यूटर बड़े होते थे, इस कारण ये है बिजली का कंजप्शन है, पावर का कंजप्शन है, वो क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा। अब अगर इतना बड़ा कंप्यूटर है, इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब लगी है, तो वैक्यूम ट्यूब होने के कारण क्या है, उस कमरे का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा गर्म होता था, इसलिए उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए है हमें एयर कंडीशनर यानी एसी की लगाने की आवश्यकता भी पड़ती थी। देखिए ये आपके सामने एक फोटोज है, ये पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे, यहाँ पे काफी सारी वैक्यूम ट्यूब लग रखी है और ये व्यक्ति है जो इनपुट भेज रहा है और यहाँ से हमें डेटा प्राप्त हो रहा है और हमें ये आउटपुट दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे काफी सारी वैक्यूम ट्यूब होने के कारण अगर कोई वैक्यूम ट्यूब कभी फ्यूज हो जाता था तो हम जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा वैक्यूम ट्यूब है वो फ्यूज हो रखा है, इसलिए क्या कहा जाता है कि इन कंप्यूटर पर आउटपुट निकालना काफी क्या होता था, जटिल होता था, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता था। अब देखिएगा हमारे सामने एक है लिस्ट बना रखा है हमने, इसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से समझ सकते हैं कि पहले पीढ़ी की कंप्यूटर के अंदर देखिए मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी जो हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब। और यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड का। अब बात करते हैं पंच कार्ड का। तो देखिए पंच कार्ड का आर्किटेक्चर है वो बेसिकली कैसा होता है, हमारे घरों में जो फ्रिज होते हैं, फ्रिज के अंदर एक ट्रे होती है जिसके अंदर हम है बर्फ जमाते हैं, एग्जैक्ट उसी ट्रे के जैसा होता है पंच कार्ड। अब अगर इन कंप्यूटर की स्पीड और साइज के बारे में बात करते हैं तो इनकी स्पीड है वो क्या होती है, काफी स्लो होती है और साइज में ये क्या होते हैं, काफी बड़े। अब अगर अपन बात करते हैं मेमोरी के बारे में तो देखिएगा इसमें जो मेमोरी है वो कौन सी प्रयोग में की जाती थी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम्स। अब बात करते हैं मैग्नेटिक टेप। तो देखिएगा जो हमारे पुराने समय में जो टेप आते थे जिनके अंदर हम गाने सुनते थे, जिसके अंदर दो साइड में है एक गोल चक्कर होता था और दोनों के ऊपर रील्स होती थी। अब एक चक्री से रील है वो दूसरे चक्कर में रोल ओवर होती थी, वह हमारी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक टेप। इस मैग्नेटिक टेप के अंदर डेटा है वो सीक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। और जो हमारी पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कौन सी लैंग्वेज को समझते थे, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझते थे। और ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं पहली जनरेशन के कंप्यूटर के, IBM 650, IBM 701, ENIAC, UNIVAC 1 आदि, ये सारे क्या है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो देखिएगा सेकंड जनरेशन में है जो हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो क्या है, ट्रांजिस्टर। वो कौन सा है, ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में था हमारा वैक्यूम ट्यूब और सेकंड जनरेशन में हमारा क्या आ गया, ट्रांजिस्टर। अब देखिएगा पावर और साइज, तो यहाँ पे क्या होता था, अब ट्रांजिस्टर अगर आ गए हैं तो ट्रांजिस्टर आने की वजह से क्या होता था कि इसमें बहुत ही पावर कम कंजप्शन होता था और साइज भी क्या हो गई थी, बहुत ही छोटी। अब देखिए साइज है वो हमारा जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था उसके कंपैरिजन में क्या हो गई थी, काफी छोटी। अब मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसके अंदर मेमोरी है वो मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क, यानी देखिएगा इसके अंदर जो मेमोरी है वो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क है उसका प्रयोग किया जाता था। इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें सिर्फ पंच कार्ड था इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक टेप भी इंक्लूडेड हो गया है।
अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं कि इस जनरेशन के कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा है वो समझते थे या फिर कौन सी भाषा में कार्य करते थे, तो यहाँ पे देखिएगा एक मशीन लैंग्वेज और इसके साथ में एक लैंग्वेज और इंक्लूडेड की गई है जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। देखिए असेंबली लैंग्वेज होती है, इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसमें काफी सारे सिंबल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग है ये कार्य करती है। तो मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा मानव के लिए असेंबली लैंग्वेज को उन सिंबल्स को समझना क्या होता है काफी आसान होता है। इसलिए क्या है सेकंड जनरेशन में है हमारी एक नई लैंग्वेज का विकास हुआ था और उसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे देखिएगा कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के, वो है यूनिवैक, PDP-8, IBM 1400 सीरीज, IBM 7090 एंड 7094। ये एग्जाम्पल है वो किसके हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब देखिए इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर है वो दिखने में कैसा था। तो आपके सामने ये जो पिक्चर के अंदर शो कर रहा है ये क्या है आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के पास में दिखा रखा है मैग्नेटिक टेप। ट्रांजिस्टर के पास में क्या शो किया है, मैग्नेटिक टेप। और उसके बाद में देखिएगा जो ये आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो आपको कुछ इस तरीके से दिखता था। ये है हमारे कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन के अंदर क्या था, सेकंड जनरेशन के अंदर था हमारा ट्रांजिस्टर, और जैसे ही हमारा थर्ड जनरेशन शुरू हुआ तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर को क्या कर दिया गया, समाप्त। और यहाँ पे मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्टकट बोला जाता है आईसी। तो देखिए जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो क्या यूज में आते थे, आईसी। और ये कौन सी भाषा को समझते थे, ये हाई लेवल लैंग्वेज को समझते थे। कौन सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि बेसिक हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको है थर्ड जनरेशन के अंदर कंप्यूटर है, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है वो इस लैंग्वेज को समझते थे। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब बात करते हैं मेमोरी की। तो देखिए मेमोरी के रूप में यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इसका प्रयोग किया जाता था। सेकंड जनरेशन में भी यही था, लेकिन देखिएगा थर्ड जनरेशन में एक वर्ड लिखा है लार्ज, यानी जो सेकंड जनरेशन में जो हमारी मेमोरी थी, ठीक है, वही सेम मेमोरी यहाँ यहीं पे भी यूज ली जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक टेप है या मैग्नेटिक डिस्क है उनकी साइज क्या होती थी, बड़ी, यानी बड़ी मात्रा में हम डेटा इसमें स्टोर कर सकते थे। किसकी तुलना में, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में हम मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करते थे। यहाँ पे मॉनिटर होता था, कीबोर्ड होता था और प्रिंटर, यानी आदि ऐसे कई प्रकार के, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे के सारे हैं वो हमारे कौन सी जनरेशन में यूज आते थे, थर्ड जनरेशन में यूज आते थे। अब देखिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल है वो यहाँ पे दे रखे हैं। IBM 360, IBM 370, PDP-11, उसके बाद में NCR 395, उसके बाद में है B6500, यूनिवैक 1108। ये कुछ एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब देखिए इस फोटो से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो आईसी होता था वो दिखने में कैसा होता था। ये देखिए बेसिकली आपके सामने जो फोटो दे रखा है ये किसका फोटो है, आईसी का फोटो है, और इस आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके अलावा है यहाँ पर माउस दे रखा है, कीबोर्ड दे रखा है, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में इसका प्रयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें किया जाता था। अब देखिए ये हमारा अगला जो है वो फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग होता था, माइक्रो प्रोसेसर का। तो ध्यान रखना दोस्तों 1971 में सबसे पहले है किसका प्रयोग हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का। ये माइक्रो प्रोसेसर है वो सबसे पहले कौन सी जनरेशन में आया था, फोर्थ जनरेशन में 1971 के अंदर किसका उपयोग हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का। काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है वो किस जनरेशन में हुआ था। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होना शुरू हो गया था। अब देखिए मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रूप में यहाँ पे VLSI किसका प्रयोग होता था, VLSI जिसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, इसका प्रयोग होता था। अब देखिए बेसिकली क्या होता था कि हमारे जो थर्ड जनरेशन के अंदर जो आईसीज आती थी
उस आईसीज को क्या किया गया और छोटा कर दिया गया, कौन सी जनरेशन में, 4th जनरेशन में। यहाँ पर है इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर आदि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे है पॉइंटिंग डिवाइस लिखा है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, वो माउस से रिलेटेड है। उसके बाद में आपका जो जितनी भी आपके जो ये हमारे जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं ये किसी यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जुड़ते हैं, जैसे आपका माउस हो गया, माउस के अलावा आपका जॉयस्टिक हो गया, ठीक है, डिजिटल पेन हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं। उसके बाद में ऑप्टिकल स्कैनिंग जो स्कैनर से रिलेटेड है, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे के सारे डिवाइस इससे कनेक्टेड होते थे। अब देखिए आगे बात करते हैं मेमोरी का। तो यहाँ पे जो मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी यूज होने लगी, रैम और रोम। रैम को बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। आगे हम है रैम और रोम के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, रैम और रोम का। उसके बाद में देखिएगा कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, IBM PC, स्टार 1000, एप्पल सेकेंड, एप्पल मैकिन्टोश, अल्टर, 8800, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर के थे, 4th जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे। तो देखिए दोस्तों आपका अगर जो 4th जनरेशन है वो अभी तक चल रहा है, अभी तक इसका समापन या इसका समाप्त नहीं हुआ है। इस फोटोज के माध्यम से हम समझते हैं कि देखिए ये है हमारा VLSI IC है, इसको बोला जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये देखिए फोटोज में क्लियरली नजर आ रहा है कि एक बड़ा आईसी है वो नीचे की तरफ है और इसके ऊपर एक छोटा आईसी है, उसको एडजस्ट किया जा रहा है। यानी क्या किया गया है कि काफी कम जगह पे है आईसीस को है कंबाइन करने की कोशिश की जाती है, काफी कम जगह के अंदर है वो आईसी को एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद में देखिए 4th जनरेशन में है वो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। अब माइक्रो प्रोसेसर है वो दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ फोटोग्राफ दे रखा है रोम और रैम का, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रोम है वो दिखने में ऐसा होता है, रैम है वो दिखने में ऐसा होता है। इन दोनों का फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनके बारे में हम है आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। स्लाइड। इसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर का सबसे अंतिम और लास्ट जनरेशन, 5th जनरेशन। अब देखिए 5th जनरेशन के कंप्यूटर है वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, इसमें एआई तकनीक का प्रयोग किया गया है, एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यह कंप्यूटर को इंसानों की तरह कार्य करता है, यह कंप्यूटर है वो किसकी तरह कार्य करता है, इंसान की तरह कार्य करता है। इन कंप्यूटर में आवाज को पहचानने की क्षमता, फिंगरप्रिंट की पहचान की क्षमता और उसके अलावा काफी सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में प्रयोग में किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करूं तो देखिए गूगल का जो गूगल असिस्टेंट है, उसके अलावा जो आईफोन के अंदर सीरीज आता है, उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं एलेक्सा की, तो ये क्या है, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के एग्जाम्पल है। अभी देखिए ये जो 5th जनरेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक कोशिश की जा रही है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को और है लार्ज में थोड़ा सा बड़ा किया जाए, ये एग्जैक्ट है वो इंसानों की तरह कार्य करे, एग्जैक्ट ये इंसानों की तरह दूसरी चीजों को पहचानने की क्षमता रखें। ये सारे काफी इसमें है वो फीचर्स है वो धीरे धीरे ऐड किए जा रहे हैं। अब देखिए अगर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूं तो 5th जनरेशन के अंदर है जो हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो है ULSCT। अब देखिए ULSCT क्या होता है, बेसिकली इसे बोला जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर क्या किया गया है दोस्तों, इसके अंदर बिल्कुल ही जो आपके आईसीज है उस आईसीज को और कम छोटा कर दिया गया है, जिससे इनकी साइज क्या हो सके, एकदम कम स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो सके और हमारा गैजेट्स है वो फास्टली या हमारा कंप्यूटर है वो फास्टली और स्मूथली कार्य करे। अब बात करते हैं साइज की, तो देखिए इनकी साइज है वो
पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। उसके बाद में इसकी साइज क्या होती है, काफी छोटी होती है। अब अगर मैं इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करूं तो इसमें देखिएगा टच पैड, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, लाइट स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये काफी इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हम जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं उन सब का प्रयोग किसमें किया जाता है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है। अब बात करते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल की, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, किंडल हो गया। ये सारे के सारे उदाहरण है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 5th जनरेशन है इस पे रिसेंटली अभी वर्क चल रहा है, काफी अच्छा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को फॉलो करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तकनीकी जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित है। हम हमारे चारों तरफ जितनी भी सारी चीजें होती है उनमें भी एआई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे देखिएगा, अगर आपके पास में कार है तो जैसे ही आपका कार चलता है तो ऑटोमेटिकली उसके डोर लॉक हो जाते हैं, या फिर आप है कार के डोर को रिमोट से है वो खोल सकते हो, रिमोट से बंद कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपका कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो ऑटोमेटिकली है आपका जो ईयर बैग है वो खुल जाता है। या फिर आपके घरों में जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन है वो कुछ समय के बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स है वो किसके फीचर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के फीचर्स।